हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये लेक्चर एफ वाई बीकॉम एफ वाई बैक दोनों के लिए जरूरी है। अगर आप 60 मार्क्स का पेपर अटेंड करने वाले हो, 75 मार्क्स का पेपर अटेंड करने वाले हो, स्पेशली बैक वालों को जो रहता है, वहाँ पे एक चैप्टर जो है वो 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। हम लोग जो आज का चैप्टर करने वाले फाइनल अकाउंट करने वाले, हम लोगों ने जो 12th में फाइनल अकाउंट किया है और यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट करने वाले हैं, इन दोनों में से छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। बट उसके पहले मेरी बात पूरी कर लेता हूँ मैं। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप 75 मार्क्स का पेपर दे रहे हो या 60 मार्क्स का पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पे 15 मार्क्स के लिए जरूरी है। अगर आप एफ वाई बीकॉम में रहोगे, जहाँ पे आप 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पे 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप एफ वाई बीकॉम ऑटोनोमस में रहोगे, जहाँ पे 60 मार्क्स का पेपर देने वाले हो, तो वहाँ पे 15 मार्क्स के लिए चैप्टर आने वाला है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो बिल्कुल इस चैप्टर को मिस मत करना, बहुत इजी है, काफी मजा आने वाला है इसके अंदर। ओके, अगर आपका 12th का फाइनल अकाउंट अच्छा रहेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एंजॉय करने वाले हो। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है इसके अंदर। हम लोग जो 12th में फाइनल अकाउंट किया था, देखो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट 11 से स्टार्ट किया था। 11 में जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट किया था, तो हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट किया था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। जब हम लोग 12th में फाइनल अकाउंट कर रहे थे, 12th में हम लोगों ने दो फाइनल अकाउंट्स किए थे। एक पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट किया था, और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के साथ साथ हम लोगों ने एनपीओ का भी फाइनल अकाउंट किया था। इवन हम लोग अभी जब एफ वाई बीकॉम या एफ वाई बैक में है हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग जो फाइनल अकाउंट करने वाले सोल ट्रेडर का करने वाले। बट यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। तो सर हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में क्या किया, तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सोल ट्रेडर का किया। सोल ट्रेडर और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला भी सोल ट्रेडर हो सकता है, बट ये सोल ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में एंगेज रहेगा। हम लोगों ने जब 11 में किया तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ वर्क नहीं किया था। हम लोग वहां पे एज्यूम करते थे कि हम लोग फिनिश गुड्स परचेस करके फिनिश गुड्स ही सिर्फ सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। ओके, फिनिश गुड्स परचेस करके फिनिश गुड्स सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। बट जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा था, तो एफ वाई बीकॉम में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पढ़ने वाले कि रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करेंगे, तो उस टाइम में फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। देखो, 12 के जो पॉइंट्स या 11 के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। रीजन ये है कि ऑलरेडी उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक्स, आप देख लो। वहां पे बेसिक भी कवर किया गया है फाइनल अकाउंट का, उसके साथ बेसिक भी कवर किया गया है, उसके साथ साथ डेडिकेटेड एडजस्टमेंट्स के लेक्चर मैंने विथ जनरल एंट्री डिस्कस किए हैं। और सब मिला के शायद कुछ चारों वीडियो मिला के 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, चारों वीडियोस मिला के, छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड किए, तो मजा आएगा, देख लो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखो, इस साल आप लोगों को 4 अकाउंट्स बनाने इन फाइनल अकाउंट। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा, उसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, ओके। चौथा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और चौथा अकाउंट नहीं रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ओके, टोटल 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनेगा बैलेंस शीट का। अभी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है सर, उसमें क्या अलग है? हम लोग तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बनाते हैं हमेशा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है? देखो, कुछ नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ पॉइंट्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग को लिखना है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखना हो तो। ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ आइटम्स हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनाना है। जैसे हम लोग पहले बैलेंस शीट बनाते थे, वैसे अभी बनाना है। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ आइटम हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालना है। तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डालना है? ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और सेल्स दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग में जो भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में, बरोबर। और उसके बाद में यहाँ पे
ट्रेडिंग में जो बचेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा पीएनएल में, जो जाएगा बैलेंस शीट में। समझ में आया? तो हम लोगों को सिर्फ समझ के लेना है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्या। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ओपनिंग फिनिश गुड्स, देन क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सेल्स जाएगा, और मैन्युफैक्चर अकाउंट क्लोज करने के बाद में जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर करना है हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? देन ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी या जीएल मिलेगा, जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एनपीए या एनएल मिलेगा, जो ट्रांसफर करने वाले बैलेंस शीट। ओके, इतने इजी स्टाइल से हम लोगों को करना है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? देखो अभी मैन्युफैक्चर अकाउंट को और डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये हमने पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो डिटेल में जाते हैं। देखो जैसे बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नाम ही मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना। तो बनाते टाइम कोई भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते टाइम जो जो खर्चे इंक्लूड रहेंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डालेंगे। कोई भी गुड्स बनाते टाइम, कोई भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स हम लोग बना रहे, कोई भी रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स बना रहे, उस टाइम पे जो जो एक्टिविटीज या जो जो एक्सपेंसेस होंगे सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करने इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, तो इसका कुछ फिक्स फॉर्मेट है, जैसे कि हमेशा पहले लाइन पे जो जाएगा वो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, अगर वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा तो ये हो गया पहला लाइन, ओपनिंग डेबिट में जो हमेशा डालते हैं हम लोग क्लोजिंग क्रेडिट में। उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा डेबिट साइड में रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने एक्चुअली कितना खर्चा किया है, जो इस साल हम लोगों ने कंज्यूम किया है, कंज्यूम मतलब यूज किया है। ओके, देखो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग है सबसे पहले वो लिखेंगे। उसके बाद में उसमें ऐड करेंगे हम लोग परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने क्या किया रहेगा, परचेस किया रहेगा, हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद में ऐड करेंगे अगर परचेस रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है, लाइक कैरिज इनवर्ड है, फ्रेट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो बन गया परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्लियर? उसको ऐड करने के बाद में हम लोग लेस करेंगे, अगर क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया हुआ है रॉ मटेरियल का तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेस करने के बाद में आउटर में जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो इन शॉर्ट हम लोग को देखना है कि कितना खर्चा उस रॉ मटेरियल को लगा रहेगा इस पर्टिकुलर ईयर। ओपनिंग मतलब इस साल तो हम लोग यूज करने वाले हैं, परचेस इस साल तो वो भी यूज करने वाले हम लोग। देन ये हो गया टोटल परचेस का ओपनिंग का कॉस्ट, उसमें हम लोगों ने कुछ परचेस करते टाइम खर्चा किया रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का या फ्रेट का या कैरेज का, उसको ऐड करेंगे। ऐड करने से मुझे पता चलेगा कि मैंने टोटल परचेस के लिए और ओपनिंग स्टॉक के लिए कितना खर्चा किया है। देन मैं उसमें से लेस करूंगा परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न लेस करने के वजह से मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली मेरे पास कितने के गुड्स पड़े हुए हैं। देन मैं उसमें से लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक, जो मैंने यूज ही नहीं किया। लेस करने से मुझे पता चलेगा कि इस साल मैंने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, दैट मींस यूज्ड किया है। देन इसके बाद में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे वो लिखेंगे। और देन नॉर्मल एक्सपेंसेस हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे जो फैक्ट्री रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ओके, तो क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, रॉ मटेरियल परचेस करते टाइम लगता रहेगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हमेशा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया रहेगा, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉफिट प्लांट एंड मशीनरी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। उसके बाद में मशीनरी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस यहाँ पे जाएगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाने वाले हैं ऑन डेबिट साइड। तो यहाँ पे एक चीज मुझे पता चला, अगर मैं एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, नॉमिनल अकाउंट है, एग्जाम में कभी कभार आता है, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, और इवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है नॉमिनल अकाउंट। कभी कभी एग्जाम में तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। तो डेबिट साइड हो गया अपने का। अभी
क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में एक आइटम मैंने बोल दिया क्लोजिंग WIP, उसके साथ साथ एक आइटम और जाएगा सेल, सिर्फ सेल नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप। आप लोगों ने कुछ भंगार बेचा रहेगा, सेल किया रहेगा, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। नॉर्मल सेल रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल ऑफ स्क्रैप रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ये लिखने की वजह से हम लोगों को पता चलता है, या पता नहीं चलता, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। मुझे कुछ, जैसे कि मैंने समझो परचेज किया है एक गुड्स 1 लाख का, उसके सामने मैंने सेल किया है स्क्रैप का 5000 का, तो 1 लाख का को मैंने खर्चा किया, बट उसके बदले 5000 का मेरा इनकम हो गया सेल की वजह से। तो इसका मतलब मुझे एक्चुअली कॉस्ट कितना लगा है, 95,000। उस 1 लाख के सामने मैं 5000 को लेस करूंगा, तो मुझे पता चलेगा 95,000 का टोटल खर्चा लगा हुआ है। तो सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट साइड में लिखने का यही रीजन होता है। पहली बात तो इनकम है, और इनकम लिखने वजह से मेरा मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। उस रिडक्शन पर्पज के लिए हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इधर तक क्लियर है? बहुत इजी है बच्चे लोग, कुछ हार्ड नहीं है। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स जाएगा, देन सेल जाएगा, और एक आइटम जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद में यहाँ पे बैलेंस बचेगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, देन ये अकाउंट क्लोज करोगे, यहाँ पे कुछ तो बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये बैलेंस डेबिट साइड में बच रहा है तो उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड में बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, मतलब GP। अगर वो बैलेंस क्रेडिट साइड में बच रहा है मतलब उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ओके, तो हो गया हम लोगों का ग्रॉस लॉस। समझ में आया? तो ये बेसिक आप लोगों को आना चाहिए। हम लोग अभी डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वैसे भी तुम लोगों को आता है तो डिस्कस नहीं करूंगा, और इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे, आप देख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे ज्यादा टाइम में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूछा है। ओके, देखो इजी क्वेश्चन है, आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा समझाने के लिए, पूरा देख लो, डाउट बहुत सा आपका निकल जाएगा इस चैप्टर के रिलेटेड। बहुत सी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा। देखो, विनायका's trial balance as on 31st March 2012 is as follows। जहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वर्क इन प्रोग्रेस का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, फिनिश गुड्स का जैसे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बरोबर, डेबिट का आइटम डेबिट में डालने का, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में डालने का, सिंपल रूल फॉलो करने का। बरोबर, देन परचेज जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? देन बिल्डिंग जाएगा असेट में, बिकॉज अपने लिए प्रॉपर्टी है। प्लांट एंड मशीनरी जाएगा असेट में, हमारे लिए प्रॉपर्टी है। फर्नीचर असेट में, हमारे लिए प्रॉपर्टी है। ट्रेडमार्क इनटेंजिबल असेट है, जाएगा ओके बैलेंस शीट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंसेस है, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज ये ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका भी वास्ता मैन्युफैक्चरिंग के साथ में नहीं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज ये ट्रेडिंग वाला आइटम है, जैसे बोला था। कैपिटल जाएगा लाइबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में। ओके, जिनको पोस्टिंग में डाउट है उनके लिए मैं क्लियर कर रहा हूं। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री टैक्स, नाम में ही फैक्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मोटिव पावर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फैक्ट्री इंश्योरेंस, नाम में ही फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑफिस स्टाफ बरोबर। ऑफिस रेंट ऑफिस एंड सेलिंग रिलेटेड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है।
कैरेज इनवर्ड, जिसका वास्ता रॉ मटेरियल परचेस के साथ में होता है, तो हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाएंगे। सन्डे डेटर्स असेट साइड, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ओके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड में, बिल्स रिसीवेबल असेट साइड में। कॉर्पोरेशन बैंक, अब ये आइटम आने के बाद बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बैंक जब वर्ड आएगा, कोई बैंक का नाम दिया जाएगा तो समझने का बैंक बैलेंस होगा। अगर वो डेबिट साइड में लिखा होगा तो, क्रेडिट में लिखा रहेगा तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा, बराबर। तो अभी डेबिट में लिखा है इसलिए मैं असेट साइड में लिखूंगा, कैश इन एंड डेबिट में तो असेट साइड। देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऐसे ऊपर लिख के दिया, पहला कॉलम डेबिट का, दूसरा कॉलम क्रेडिट का, क्लियर। अब एडजस्टमेंट, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया है जिसका एंट्री में बाद में करूंगा, ओके। अगर जरूरत रहेगी तो मैं उसको ले लूंगा। फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड, फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड एडजस्टमेंट नंबर 2 है, तो फैक्ट्री टैक्सेस के सामने मैं लिख रहा हूं 2। उसके बाद में डेप्रिसिएशन फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडमार्क और बिल्डिंग, सबके ऊपर डेप्रिसिएशन है तो मैं उसको टिक कर रहा हूं। बिल्डिंग के ऊपर भी है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी है, फर्नीचर के ऊपर भी और ट्रेडमार्क के ऊपर भी, क्लियर। तो हम लोग कॉलम ड्रॉ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है हम लोगों को, ओके। देन ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, क्लियर। जहां पे अमाउंट बनेंगे, कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, क्लियर। टाइटल देता हूं मैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इधर मैंने नीचे बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, एक जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हो सके तो अलग अलग सारे अकाउंट बनाओ, बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंबाइन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, उसके साथ साथ अटैच बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। अलग अलग बनाओ, कंफ्यूजन नहीं होगा और प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा दिखता है। बैलेंस शीट, क्लियर। बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट होता नहीं है बिकॉज वो एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। जो लेजर अकाउंट रहते हैं उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। तो स्टार्ट करें हम लोग, क्लियर। सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने जैसे बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पहले लाइन पे हमेशा आता है वर्क इन प्रोग्रेस, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हमेशा पहले लाइन पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखने का। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग कितना दिया हुआ है 80,000, तो यहाँ पे मैं 80,000 लिख रहा हूँ, क्लियर। वर्क इन प्रोग्रेस आया तो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग भी लिख देता हूँ, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो हम लोग को दिया कहाँ पे एडजस्टमेंट में, कितना दिया हुआ है बच्चे लोग 30,000, क्लियर। ये होने के बाद में ओपनिंग स्टॉक में नेक्स्ट आइटम कौन सा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो सेकंड लाइन पे लिखूंगा, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपको दिया है 2,50,000। इस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम लोग ऐड करेंगे परचेस, क्या करेंगे परचेस ऐड करेंगे। तो हम लोग को परचेस कितना दिया बच्चे लोग, यहाँ पे दिया है 2,15,000, 2,15,000 दिया हुआ है, 2,50,000 में 2,15,000 ऐड करेंगे। देन उसके बाद में अगर परचेस रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे तो उसको ऐड करेंगे, लाइक कैरियज, फ्रेट वगैरह कुछ दिया रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे। कुछ कैरियज वगैरह दिया है हम लोगों को, यस कैरिज इनवर्ड दिया है 2,500, इनवर्ड रहेगा तो ऐड करेंगे, आउटवर्ड रहेगा कैरिज आउटवर्ड तो सेलिंग में दिखाएंगे हम लोग। कितना दिया हुआ 2,500, तो ऐड कैरियज इनवर्ड 2,500। देन कोई परचेस रिटर्न रहेगा तो लेस करेंगे। परचेस रिटर्न आप लोगों को दिया हुआ है कि क्वेश्चन में परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न तो दिया हुआ है, परचेस रिटर्न दिया हुआ है कि चेक करो एक बार, दिख रहा तो नहीं है, इसका मतलब नहीं रहेगा। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप लोगों को नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 85,000। देखो बच्चे लोग एडजस्टमेंट से जो भी आइटम लोगे उसका दो इफेक्ट जाएगा। मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का एक इफेक्ट दिया बट सेकंड इफेक्ट दिया हुआ नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद में देता हूँ। ओके 85,000 हो सके तो आप साथ में भी दे सकते हो। कितना आया ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 85,000। अभी एडलेस करके मुझे आउटर में लिखना है 2,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,500 माइनस 85,000, तो आउटर में वैल्यू है 3,82,500। ओके देखो आपका ओपनिंग स्टॉक में एक आइटम बाकी है, वो कौन सा आइटम बाकी है फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जा रहा है ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है रे वो 2,20,000 बरोबर 2,20,000। अभी ओपनिंग लिखा है तो मैं क्लोजिंग भी लिख रहा हूँ, क्लोजिंग थोड़ा लाइन छोड़ के नीचे लिखना है क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको कितना दिया 2,05,000 बरोबर 2,05,000। अब मैंने सारे क्लोजिंग स्टॉक का एक एक इफेक्ट दे दिया है, अब मुझे सेकंड इफेक्ट भी देना है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ईयर एंड में मेरे पास स्टॉक बचा है, मतलब मेरे लिए बन गई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोले तो असेट, और क्लोजिंग स्टॉक ओके रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ है और फिनिश गुड्स का दिया हुआ है। कितना कितना अमाउंट दिया हुआ है 85, 30 और 2,05,000। 85,000, 30,000 एंड 2,05,000 ये हो गया हम लोगों का सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का। ओके 85,000, 30,000 एंड 2,05,000, आउटर में वैल्यू आया 3,20,000। अभी आप सोचोगे सर आपने क्लोजिंग स्टॉक नीचे क्यों लिखा है। बच्चे लोग कोशिश करो फिक्स एसेट सारे ऊपर जाए और करंट एसेट सारे नीचे आए। ओके आपके लेवल में इतना चेक नहीं किया जाता है बट कोशिश करो ना, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ऐसा ही रहता है हमेशा। हमेशा फिनिश गुड्स ऊपर, सॉरी फिक्स एसेट ऊपर रहते हैं और करंट एसेट नीचे रहते हैं। क्लियर। उसके बाद में हम लोग को क्या दिया हुआ है बिल्डिंग दिया हुआ है। बिल्डिंग बोले तो फिक्स एसेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा बिल्डिंग, ये होता है असेट साइड। बिल्डिंग का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 1,50,000 और एडजस्टमेंट में बोला है कि हम लोगों को बिल्डिंग के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन लगाना है। तो 1,50,000 के ऊपर 5%, 1,50,000 के ऊपर 5%, तो 1,50,000 में इनर में लिख रहा हूं। डिप्रिसिएशन बोलेंगे तो लेस करेंगे, लेस 5% डिप्रिसिएशन, तो 1,50,000 के ऊपर 5% बोले तो 7,500 आया। आउटर में गया 1,42,500। 5% कैसे निकाल दिए विदाउट कैलकुलेटर, एक जीरो कम करके वैल्यू को आधा कर दो, सिंपल। ओके अभी इस 7,500 का सेकंड इफेक्ट डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ओके तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू एक लाइन छोड़ के डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मैं आउटर में लिख रहा हूं 7,500। आप चाहो तो सारे डिप्रिसिएशन को इनर में लिख के टोटल आउटर में लिख सकते हो। ओके अब बिल्डिंग के बाद में हम लोगों को क्या दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बोला तो अपने लिए बन गया असेट। वैल्यू कितना दिया है 3,60,000 और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 15%। ओके 3,60,000 दिया है वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का और 15% डिप्रिसिएशन है। ओके तो प्लांट एंड मशीनरी 3,60,000 लेस 15% डिप्रिसिएशन, तो 3,60,000 के ऊपर 15% डिप्रिसिएशन, 3,60,000 इंटू 15% वैल्यू आया 54,000, लेस करके आउटर में गया 3,06,000। ओके अगर किसी को कैलकुलेटर में प्रॉब्लम रहेगा, कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज करने नहीं आ रहा है, तो उसके भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए, अच्छे खासे ट्रिक्स वहां पे डिस्कस किए गए, देख लो एक बार। तो 3,06,000 आउटर में आया। अभी 5,40,000 प्लांट एंड मशीनरी यूज कहाँ पे होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट कौन सा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 54,000। ओके 54,000। उसके बाद में हम लोग को दिया हुआ आइटम है फर्नीचर। ओके फर्नीचर कितना है 40,000, उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन हम लोगों को बोला है, कितना परसेंट बोला है 10%। फर्नीचर जाएगा सबसे पहले असेट में, तो असेट में लिखेंगे फर्नीचर बिकॉज ये भी हमारे लिए प्रॉपर्टी है।
40,000। ओके, इसमें से लेस करेंगे 10% डेप्रिसिएशन, तो 10% निकालना बहुत इजी, एक जीरो कम करने का, बाकी कुछ नहीं। आउटर में गया 36,000, बराबर। अब इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू फर्नीचर 4,000। ओके, उसके बाद में हम लोगों को जो दिया हुआ है, हाँ सॉरी टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखने का, सिर्फ फर्नीचर नहीं लिखने का। उसके बाद में क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ट्रेडमार्क, जिसका वैल्यू कितना दिया 30,000। अगेन उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन बोला, कितना परसेंट बोला 20%। ट्रेडमार्क हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, बराबर। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क 30,000 वैल्यू लेस 20% डेप्रिसिएशन, तो 30,000 के ऊपर 20%। 20% कैसे निकालने का, एक जीरो कम करके वैल्यू को डबल करना है, तो वैल्यू आया 6,000। आउटर में गया 24,000। अभी सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेडमार्क, कितना है 6,000, कितना है 6,000, बराबर। 30,000 वैल्यू था और हम लोग को 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला था। देखो आराम से ले रहा हूं मैं, कुछ राय नहीं कर रहा हूं, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है। उसके बाद में हम लोग को दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट में है तो डेबिट में कोई भी आइटम लिखो, क्रेडिट में दिया रहेगा तो क्रेडिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वैसे भी हमेशा डेबिट में ही होता है। कितना अमाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, 5,200। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में बच्चे लोग हम लोग को क्या दिया नेक्स्ट आइटम, बैंक चार्जेस 2,500, ये भी पीएनएल में जाएगा, टू बैंक चार्जेस, ओके 2,500। बैंक चार्जेस के बाद में हम लोग दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,000। उस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद में मुझे दिया हुआ है डिस्काउंट डेबिट साइड, ये भी पीएनएल अकाउंट का आइटम है, टू डिस्काउंट। हम लोग कस्टमर को देते हैं ना सेल करते टाइम, कितना अमाउंट दिया है उसको 3,300, ओके। उसके बाद में हम लोग दिया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बोले तो सेल्स में से लेस करते हैं, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेल। सेल कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय सेल, सेल हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, वैल्यू 7,80,000। उसमें से लेस करेंगे सेल रिटर्न जो हम लोग को दिया हुआ है 11,000, तो आउटर में गया 7,69,000। इजी। सेल्स रिटर्न के बाद में हम लोगों को दिया हुआ है, सेल भी हो गया सेल्स रिटर्न भी हो गया। उसके बाद में दिया एडवर्टाइजमेंट, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू एडवर्टाइजमेंट, जिसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 5,500। ये भी सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के लिए लगाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा एक चीज याद रखो, ऑफिस रिलेटेड एंड सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस दिखेंगे डेबिट साइड में, क्लियर। उसके बाद में हम लोगों को दिया है कैपिटल, ओके। कैपिटल कहां पे जाता है बच्चे लोग, लायबिलिटी साइड में, और इसको लिखेंगे हम लोग इनर में। कोई रीजन बता सकते हैं इनर में क्यों लिखेंगे, कैपिटल 8,50,000, बरोबर। ओनर इनिशियली पैसा लगा रहा है बिजनेस में, ओनर जब इनिशियली बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। लायबिलिटी साइड में लिखने का ये रीजन होता है, बहुत से बच्चे लोगों को पता नहीं रहता लायबिलिटी साइड में क्यों लगते हैं। एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है, ऐसा मानो। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो ऐसा माना जाता है कि ओनर बिजनेस को पैसा उधारी पे दे रहे, भले उसको कैपिटल बोलते, लोन नहीं बोलते, बट ओनर बिजनेस को पैसा उधारी पे दे रहे, तो बिजनेस के एंगल से वो पैसा पेएबल है, पेएबल बोले तो लायबिलिटी। और इनर में लिखने का ये रीजन होता है कि जब कोई भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हम लोग क्या करना पड़ता है, कैपिटल में ऐड करना पड़ता है। प्रॉफिट आने के बाद में ऐड करना पड़ता है और लॉस आने के बाद में लेस करना पड़ता है। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कौन सा लॉस, नेट लॉस। तो तब तक के लिए हम लोग इसको लिखेंगे इनर साइड में। कैपिटल के बाद में हम लोग को दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिकॉज कैपिटल में थोड़े से एडजस्टमेंट हम लोग को करने पड़ते हैं। तो क्रेडिटर्स हम लोग को दिया हुआ है
52,000। ओके, तो हम लोग का अब तक आधा ट्रायल बैलेंस खत्म हो चुका है। अब हम लोग को आगे दिया हुआ है वेजेस। वेजेस कहाँ पे जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो वेजेस जो हम लोग को दिया हुआ है 83,000। वेजेस के बाद में हम लोग को दिया हुआ है फैक्ट्री टैक्सेज जो 4,000 दिया हुआ है, उसके सामने 2 लिखा है, उसका मतलब 2 नंबर का एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। फैक्ट्री वेजेस जो हम लोग को 4,000 दिया हुआ है, बरोबर। एडजस्टमेंट में बोला है कि फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे किया है, मतलब हम लोग को लेस करना पड़ेगा जो करंट ईयर में अक्रू हुए ही नहीं, करंट ईयर में उसका वास्ता ही नहीं, कुछ एडवांस में पे किया है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर के खर्चे दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर का कुछ इंक्लूड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे। 2000 इंक्लूडेड है, मैंने हटा दिया, तो करंट ईयर का मुझे सिर्फ खर्चा दिखाने का था, करंट ईयर का मैंने दिखा दिया 2000। अभी एडवांस में मैंने 2000 पेड किया, मेरे लिए बन गया असेट। असेट साइड में दिखाऊंगा मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिकॉज फ्यूचर का खर्चा मैंने आज ही करके रखा है, तो फ्यूचर में मैं उसका यूज करने वाला हूँ, और फ्यूचर में जिसका जिसका यूज करूंगा मेरे लिए बन जाएगा वो असेट। तो 2000 आउटर में आ गए। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद में ये 2 आइटम मेरे हो गए। उसके बाद में दिया मोटिव पावर जो दिया 9000। ये हम लोगों का क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है। टू मोटिव पावर, ओके, जो दिया है 9000। मोटिव पावर के बाद में दिया फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आइटम है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, आप फुल फॉर्म लिखोगे 5000। ओके, उसके बाद में दिया सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 11,000। ओके, जो जाएगा पीएनएल में। टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 11,000। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ के बाद में हम लोग को दिया ऑफिस रेंट 10,500, ये भी जाएगा पीएनएल में। टू ऑफिस रेंट 10,500। ओके, ऑफिस रेंट के बाद में मुझे दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स जो जाएगा असेट साइड में। डेटर्स अपने लिए असेट है, सन्ड्री डेटर्स। इसके ऊपर के एडजस्टमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सन्ड्री डेटर से 82,500 आउटर में गया 82,500। सन्ड्री डेटर्स के बाद में हम लोगों को दिया हुआ है डिस्काउंट, कहाँ पे दिया है? क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखने का। ओके, बाय डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 2,500। डिस्काउंट के बाद में हम लोग को क्या दिया हुआ है? मिशलेनियस एक्सपेंसेस जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू मिशलेनियस एक्सपेंसेस जो दिया है 5,500। उसके बाद में दिया बिल्स पेबल जो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल जो हम लोग को दिया हुआ है 34,000। बिल्स पेबल के बाद में दिया बिल्स रिसीवेबल जो हमारे लिए असेट है। ओके, अगर पोस्टिंग का थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो आपको पता रहेगा बिल्स रिसीवेबल भी हमारे लिए असेट का काम करता है, जो है 16,000। जो पैसा मिलने का बाकी अपने लिए असेट है। असेट मतलब क्या होता है रे? कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी, कोई भी टाइप का रिसीवेबल अमाउंट, कोई भी टाइप का कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड फ्यूचर बेनिफिट। आज खर्चा करने से फ्यूचर में अगर बेनिफिट मिलता रहेगा तो आपके लिए बन गया असेट। तो लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मींस एनी टाइप ऑफ पेएबल अमाउंट्स लाइक लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड उसके बाद में एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ एक्टिविटी की जिससे वजह से आपके लिए फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता रहेगा इन फाइनेंशियल टर्म, तो आपके लिए बन जाएगा वो लायबिलिटी। ओके, तो उसकी के बाद में हम लोगों को दिया हुआ है कॉर्पोरेशन बैंक मतलब बैंक बैलेंस, तो ये भी अपने लिए बन गया असेट। कॉर्पोरेशन बैंक। उसके बाद में हम लोगों को दिया कैश इन हैंड। ओके, कितना अमाउंट दिया वो? दिया 98,000 और 9,000 आउटर में, 98,000 एंड 9,000। तो यहाँ पे हम लोग का पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्लोजिंग। समझ के लो, पहला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे हम लोग सॉल्व। ओके, कुछ कहीं नहीं करेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का नॉर्मली डेबिट साइड ही हेवी रहता है। 80,000 प्लस
2,82,500 plus 54,000 plus 83,000 plus 2,000 plus 9,000 plus 5,000, तो टोटल आया 6,15,500। उसमें से लेस करेंगे हम लोग 30,000, तो आया 5,85,500। ये अपना बैलेंस आया बाय ट्रेडिंग अकाउंट। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। यह है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्रेडिट में आया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है 5,85,500 769 प्लस 205। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ये भी है 9,47,000 सॉरी 74,000 9,74,000। उसमें से लेस करेंगे हम लोग 2,20,000 माइनस 5,85,500, तो हम लोग का बैलेंस आया 1,68,500। इसको हम लोग टाइटल देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में पहले लाइन पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,68,500। अब चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा साइड हेवी है, जो दोनों साइड में हम लोगों को लिखना है। क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड में। ओके, तो चेक करते हैं हम लोग कौन सा साइड हेवी है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हेवी है, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है 1,68,500 प्लस 2,500, तो वैल्यू आया टोटल 1,71,000। ओके, 1,71,000। कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो कैलकुलेटर यूज करना। 1,71,000 माइनस 7,500 माइनस 4,000, डेबिट साइड के सारे अमाउंट्स में लेस कर रहा हूँ। 6,000 5,200 2,500 माइनस किया, 10,000 माइनस किया, 3,300 भी माइनस किया, 5,500 माइनस किया, 11,000, देन 10,500 माइनस किया, देन 5,500 माइनस किया, बैलेंस बचा पूरा 1 लाख। ये 1 लाख हमारे लिए बन जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या बच्चे लोग? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं ऐड करूंगा कैपिटल में, ऐड कैपिटल में नेट प्रॉफिट 1 लाख। प्रॉफिट के से हमेशा कैपिटल बढ़ता है। आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये चीज पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में, 9,50,000। ओके, तो प्लस ओके 52,000 प्लस 34,000, तो टैली अमाउंट कुछ दिख रहा है 10,36,000। चेक करते असेट साइड में भी 10,36,000 आ रहा है क्या। यस, टैली हो रहा है 10,36,000। इजी। देखो बच्चे लोग, फाइनल अकाउंट वैसे काफी इजी, कुछ खास दम नहीं चैप्टर में, आराम से हम लोग सॉल्व करके लेंगे। इसके बाद में और कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। देखो आपको तो लेक्चर पसंद आ रहा है, मुझे पता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करो। ऑलरेडी मैंने हायर परचेस के लेक्चर एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लेक्चर अपलोड किए, उसको देखो। चैनल में न्यू रहोगे तो पक्का सब्सक्राइब करो, और आपको और कौन से वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अकॉर्डिंगली मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मिस मत करना, पूरे लेक्चर्स देखो, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। अगर न्यू हो तो बेल आइकॉन को प्रेस करो कि मैं जैसे ही न्यू लेक्चर्स अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस टाइम। लिख के लो, तब तक मैं स्क्रीन पे पूरा आंसर ओपन कर रहा हूं।
सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो भले। उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट, और अब लास्ट में बैलेंस शीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।